वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, पहले हम ये वाला कर लेते हैं, टैकलिंग द डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट इन इंडिया। एक सेकेंड, पहले हम ये वाला ही डिस्कस करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो टैकलिंग द डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट इन इंडिया। तो इस आर्टिकल में कैसे बताया गया कि जैसे WEF का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि जो इस वक्त डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन है वो हाईएस्ट शॉर्ट टर्म ग्लोबल थ्रेट है। क्यों? क्योंकि अब देखो कितना यूज़र बेस है, इंडिया में ही देख लो इतना ज़्यादा यूज़र बेस है फेसबुक का, व्हाट्सएप का, बेसिकली मेटा के और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब का। और हम ये भी मानते हैं कि ऑलमोस्ट 6th लेवल पे जाके या 6-7th लेवल पे जाके सारा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर स्प्रेड होती है तो वो कितनी ही कम टाइम में मास लेवल ऑफ पॉपुलेशन को स्प्रेड हो सकती है। उससे कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, सोसाइटल डिवाइड आ सकता है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई वॉर की सिचुएशन बन सकती है, हर तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। पर जब ये इंफॉर्मेशन इतने लेवल पे स्प्रेड हो तो हाउ रिस्की इट इज़ कि कोई गलत इंफॉर्मेशन जब इस तरह स्प्रेड हो जाए। तो इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू दिस इंफॉर्मेशन, तो वही 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं हमारे पास। तो डिस इंफॉर्मेशन तो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, कंज्यूमर बिहेवियर, इंटरनेशनल रिलेशन सब कुछ खराब कर सकती है। तो पहले भी माना, और पब्लिक का ट्रस्ट जो ट्रेडिशनल मीडिया से तो कम ही होता जा रहा है, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल मीडिया भी उसका फोकस भी होता है कि मतलब डिफरेंट इंफॉर्मेशन ही दिखाती है, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो नहीं देती है। पॉलिटिकल एंटिटीज़ और फॉरेन एक्टर्स को माना गया था कि वो डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं इंडिया में। हमारे पास 46% पॉलिटिकल डिसइंफॉर्मेशन होता है, जो कि मोस्ट कॉमन है। देन जर्नल इश्यूज 33.6% एंड रिलीजियस कंटेंट 16.8%। तो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस क्या हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब का मैसिव यूज़र बेस है, पर लेकिन कोई पॉलिसीज़ या कोई मॉडरेशन पॉलिसीज़ नहीं है कि इनको वो हैंडल कर सकें। देन मेटा एंडिंग फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप्स इन US रेजिस कंसर्न्स कि सिमिलर एक्शन इंडिया में भी हो सकते हैं बिना किसी रेगुलेटरी एक्शन के। जो डीप फेक्स और AI ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन है वो बढ़ सकते हैं। डीप फेक्स क्या होते हैं? जैसे कि किसी और की आवाज़ में कुछ और मैसेज दे देना, या फिर स्पीच, किसी और की आवाज़ में कोई और स्पीच दे देना, तो वो सब चीज़ें। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट सजेस्ट कि जो पीपल है हाई इनकम नेशंस में वो काफ़ी ज़्यादा फिर भी अवेयर है डिस इन्फॉर्मेशन थ्रेट के, पर लो इनकम कंट्रीज़ में इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो रिकमेंडेड मेजर्स क्या है? रेगुलेशन एंड ओवरसाइट। तो सुपरवाइजरी बॉडीज़ बनाई जाएं, AI काउंसिल्स बनाई जाएं फॉर जनरेटिव AI मॉनिटरिंग, कंटेंट मॉडरेशन के लिए रेगुलर रिस्क असेसमेंट, ये सब इन्फोर्स किया जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए। ऑडिट्स, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स, ये सब लिए जाएं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सर्विसेज एक्ट है। पब्लिक अवेयरनेस एंड डिजिटल लिटरेसी, हम फैक्ट चेकिंग इनिशिएटिव जैसे कि शक्ति इंडिया इलेक्शन फैक्ट चेकिंग कलेक्टिव एंड डीफेक एनालिसिस यूनिट को एक्सपैंड करें। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स बढ़ाएं, क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करें, जैसे कि IBI ने अपना फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन अमिताभ बच्चन के साथ किया था। साइबर सिक्योरिटी एंड रिसर्च, साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई जाएं। स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शंस फॉर जर्नलिस्ट एंड इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, क्रॉस बॉर्डर कोalitions हो डिसइंफॉर्मेशन को कॉम्बैट करने के लिए। देन सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी, तो हम मिसयूज़ करें रेगुलेशंस का, मिसयूज़ ऑफ मतलब प्रिवेंट करें मिसयूज़ ऑफ रेगुलेशंस टू इंक्रीज सर्विसलेंस और सेंसरशिप। फिर स्ट्रिक्ट नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़ कंटेंट मॉडरेशन के लिए होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मैंडेट हो इन ऑनलाइन पॉलिटिकल एड्स। तो कंक्लूजन यही है कि जो डिसइंफॉर्मेशन है वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चैलेंज नहीं है, पर एक थ्रेट है डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे। तो इंडिया को बहुत ज़रूरी है कि वो अपना मिस इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे कोई एक्ट या कुछ बनाए जिससे कि ये चीज़ें रेगुलेट हों। फोकस होना चाहिए ऑन प्रोटेक्टिंग ट्रुथ, इक्वालिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट इन दिस डिजिटल एज। तो सेकंड टॉपिक जो हमने डिस्कस करना था आज, इट वाज रिलेटेड टू इंडियाज एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन द ट्रू पिक्चर। तो हालांकि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल साइडेड आर्टिकल ही है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को जो मर्जी ब्लेम गेम करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस कुछ की पॉइंट्स लेने हैं जो हम आंसर राइटिंग में मे भी यूज़ कर पाएँ। जैसे NEP 2020 कहा जा रहा है कि इट वॉज एन एक्सटेंसिव डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन के बाद ही NEP 2020 को लाया गया था। उसका फोकस है एक्सेस बढ़ाए, इक्विटी, इक्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में एजुकेशन की। तो इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एनरोलमेंट
इंक्रीज इनरोलमेंट। तो इसमें बताया जा रहा है कि कैसे SC STs OBCs की इनरोलमेंट बढ़ी है 2014-15 के कंपैरिजन में। फिर फीमेल इनरोलमेंट, मुस्लिम माइनॉरिटी फीमेल इनरोलमेंट और वुमेन इन स्टेम फील्ड्स में इनरोलमेंट सब में बढ़ी है। फिर पर चाइल्ड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो 130% से बढ़ा है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे, फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर इम्प्रूव करा गया है। कोडिंग इंट्रोड्यूस करी गई मिडिल स्कूल लेवल पे। अटल लैब्स 10,000 हैं ऑलरेडी और 50,000 लाने का प्लान है और भी। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी लाई गई है स्कूल्स में। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके पास सब सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल्स हैं। इंडिया की 11 यूनिवर्सिटीज़ जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 500 में है। रिसर्च पब्लिकेशंस 88% से बढ़े हैं, बट हमने क्वालिटी का तो उसी दिन स्टडी किया ही था कि क्वालिटी कितनी ज़्यादा हाई है इंडिया में। ऑल्दो इट इज़ नॉट, मतलब वही स्टैटिकली ही बोल रही हूँ कि क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इंक्रीजमेंट से कोई ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा है। तो इंडिया 39th है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। देन प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड नॉलेज सिस्टम, तो इंडियन लैंग्वेजेस की प्रमोशन हो रही है, पर इंग्लिश फर्स्ट पॉलिसी से हम दूर जा रहे हैं। बट लेकिन उससे ना अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कंस्ट्रिक्टेड, मतलब रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं लोगों के लिए। इंडियन नॉलेज सिस्टम करिकुलम अडॉप्टेड इन 8,000 प्लस इंस्टीट्यूशंस। देन भारतीय भाषा पुस्तक योजना का है कि वो 15,000 टेक्स्ट बुक्स 22 इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश कर दें। स्ट्रेंथनिंग सोशल जस्टिस एंड रिजर्वेशंस, तो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट में होती थी अब वो कम हो गई हैं। फ्यूचर के लिए यही विजन है कि हम एक विकसित भारत बना सकें जिसमें एजुकेशन की लिबर्टी हो, एम्पावरमेंट हो, और हम इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन की तरह देखना चाह रहे हैं अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करके। तो NEP 2020 एक हिस्टोरिक शिफ्ट होगा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, और ये इंटेलेक्चुअल डीकोलोनाइजेशन को एजुकेशन के साथ इंक्लाइन करके इंडिया के एक बेहतर कल्चरल और सिविलाइजेशन की तरफ लेके जाने का ज़रिया है। थैंक यू।